हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सत्ता के लिए अपनों का ही खून बहाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झारखंड के इतिहास में एक ऐसा भी स्वर्णिम पल आया था जब एक शक्तिशाली राजा ने अपना राजपाट अपने सगे बेटे को ना दे करके अपने एक दत्तक पुत्र एडॉप्टेड सन को सौंप दिया था। हम लोग बात कर रहे हैं नागवंशी राज्य की। और इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था कंप्लीट हो चुका है। नागवंशी शासन व्यवस्था आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से बाकी जो 6 इंपॉर्टेंट ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसको कंप्लीट किया जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो मैं बता रहा था आपको नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में, नागवंशी राज्य के बारे में। ओके, तो ये जो घटना है जिसने मुंडाओं की पंचायत व्यवस्था को एक राजतंत्रीय ढांचे में बदल दिया। ओके, ये है नागवंशी शासन व्यवस्था। कहानी शुरू होती है पहली शताब्दी। पहली शताब्दी में जो अंतिम मुंडा राजा थे, मंदरा मुंडा, उन्होंने देखा कि उनका जो दत्तक पुत्र है, एडॉप्टेड सन जो है, फनी मुकुट राय, वो शासन चलाने में सबसे योग्य है। शासन चलाने में वो सबसे योग्य है। उन्होंने स्वेच्छा से सत्ता उसे सौंप दी। और 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की। नागवंश की स्थापना की। उन्होंने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई? सुतियाम्बे। पहली राजधानी सुतियाम्बे बनाई। शुरुआत में सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था। राजा अपनी प्रजा से कोई नियमित टैक्स नहीं लेता था। प्रजा जो खुशी से दे दे उसे भेंट या चंदा कहा जाता था। किसी तरह का कोई जबरन जबरदस्ती नहीं किया जाता था टैक्स लेने के लिए। ओके, लेकिन जो ट्विस्ट आता है वो आता है 1585 में। 1585 में अकबर के शासनकाल में, ठीक है, मुगलों की नज़र छोटा नागपुर पर पड़ती है। और वो क्या करते हैं, नागवंशी राजाओं से अनिवार्य टैक्स की मांग शुरू कर देते हैं। ठीक है, अनिवार्य टैक्स की मांग शुरू कर देते हैं। तो बात आती है जब नागवंशी राजा थे दुर्जन साल। तो जब नागवंशी राजा दुर्जन साल ने कर नहीं चुकाया, मतलब मालगुजारी नहीं दी, तो क्या किया गया? उसमें मुगल शासक कौन थे? जहांगीर, है ना। तो मुगल शासक जहांगीर ने उन्हें 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। इसी घटना के बाद नागवंशी राज्य में टैक्स वसूलने की एक बेहद कठोर व्यवस्था जन्म ले लेती है। ओके, पहले क्या था, टैक्स लिया जाता था लेकिन वो खुशी से था, जनता जो अपने मन से स्वेच्छा से दे, किसी तरह का कोई जबरदस्ती नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब जबरन टैक्स लिया जाएगा। एक नियमित, एक जो है फिक्स किया जाएगा, आपको इतना टैक्स देना है। ओके, तो इसके बाद का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक उसी तरह से जैसे मुंडाओं की तरह हम लोगों ने 3 लेयर में पढ़ा था, तो नागवंशी शासन में भी हम लोग 3 लेयर में इस व्यवस्था को पढ़ेंगे। सबसे नीचे जो होता है ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर ये जो आप देख रहे हैं, इसका प्रधान कौन होता है? मुंडा। मुंडा होता है या फिर महतो होता है। इसके प्रधान को मुंडा या महतो कहते हैं। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां महतो क्या था? वहां पर महतो जो है वो मैसेंजर था, संदेश वाहक था। घर घर जो है सूचनाएं पहुंचाता था। मुंडा का वो संदेश वाहक था। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मुंडा या महतो एक गांव का प्रधान है। ओके, उसके बाद फिर आते हम लोग पट्टी स्तर में। पट्टी स्तर में जब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे तो वहां पर इसका हेड कौन था? मानकी। ठीक है, मुंडा के बाद ही तो नागवंशीय स्टार्ट होता है, तो इसका हेड जो है वो मानकी ही था। इसका हेड मानकी ही था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली पॉइंट है,
कि जब मुगलों को टैक्स देना पड़ा तो राजा ने इन्हीं मानकियों को टैक्स वसूलने का काम दे दिया, और तब से यही मानकी भुईहर कहलाए। समझ गए आप? चूंकि ये मुंडा शासन व्यवस्था का ही एक्सटेंशन है ना, इसके बाद ही तो नागवंश राज्य की स्थापना होती है। तो जो पट्टी के जो हेड थे, है ना, पट्टी के जो या पीड़ के जो हेड थे मान की, तो इन्हीं को टैक्स वसूलने का काम दिया गया। ठीक है, और उसके बाद ये भुईहर कहलाए। सबसे ऊपर राज्य स्तर पर नागवंशी महाराजा, सर्वोच्च शक्ति इन्हीं के पास होती थी। ओके, अब जब सब कुछ भुईहर जो है इसके पास था टैक्स वसूलने का काम, है ना, तो जब भुईहर जो है कुछ, है ना, जब कुछ भुईहर ठीक से टैक्स नहीं वसूल पाए, अब ये कैसे वसूलेंगे, जबरन टैक्स ये कैसे वसूलेंगे? वो मान की जो स्वेच्छा से टैक्स लिया करता था, अब वो जबरन टैक्स नहीं वसूल पा रहा है। तो जब सही से या ठीक तरीके से टैक्स नहीं वसूल किए जाने लगे, तो राजाओं ने क्या किया? राजाओं ने बाहर से गैर आदिवासियों को बुलाया। राजाओं ने बाहर से गैर आदिवासियों को बुलाया, मतलब दीकू को बुलाया, और इन्हें जमीनें दी गई, टैक्स वसूलने को कहा गया। यही बाहरी लोग जो है जागीरदार कहलाए। यही बाहरी लोग जागीरदार कहलाए। ओके, देखिए जो भुइंर थे वो कौन थे? वो पारंपरिक मानकी थे जिन्हें टैक्स वसूलने का काम सौंपा गया, मतलब ये स्थानीय आदिवासी थे। जागीरदार ये दीकू थे, ये बाहर से आए जिनको टैक्स वसूलने का काम दिया गया। ओके, जब भैया टैक्स नहीं दे पाए तो बाहर से बुलाए गए इन्हें। ओके, ये गैर आदिवासी थे जिन्हें जमीन दिया गया। ओके, उसके बाद गांव में राजा या जागीरदार का जो अनाज भंडार देखने का काम होता था, वो भंडारी के पास होता था। ओके, राजा या जागीरदार का जो अनाज है उसका भंडारण कौन देखता था? भंडारी देखता था। ठीक है, और कुछ दरबारी अधिकारी थे जैसे कि दीवान, ये वित्त अधिकारी था। पांडे ये क्लर्क था। ठीक है, बक्सी ये सेना, ये सब अधिकारी था ये। ओके, अब यहां पर आपको जो है चार तरह की भूमि को समझना है। ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। कौन कौन सी भूमि है? मंझियस, भुईहरी, कोड़कर, राजहंस। एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये जो मंझियस भूमि है ये क्या है? ये राजाओं और जागीरदारों की अपनी निजी जमीन थी, अपनी प्राइवेट जमीन थी। यहाँ किसानों से बिना पैसे दिए काम कराए जाते थे। बिना पैसे दिए जो काम कराए जाते थे, इसी सिस्टम को बैठ बेगारी कहा जाता था। बैठ बेगारी, कोई पैसा नहीं मिलेगा, काम करना है जबरन, वही बैठ बेगारी कहलाता था। तो ये जो है ये राजाओं का, जागीरदारों का अपना प्राइवेट जमीन था, निजी जमीन थी ये। ठीक है, भुईहरी भूमि, ये जो है भुईहरों मतलब जो मूल आदिवासी हैं उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन थी। ओके, राजहंस भूमि, ये राज्य की जमीन थी जो किसानों को लगान पर दी जाती थी, है ना, ये लगान पर दी जाती थी, रेंट पर दी जाती थी। उसके बाद कोड़कर भूमि, जो नॉर्मल किसान है उनके द्वारा जंगल साफ करके बनाई गई जमीन, ये कोड़कर भूमि है। मतलब नया खुंटकट्टी भूमि क्या था? जो मुंडाओं के द्वारा बनाया गया था। कोड़कर भूमि क्या है? नॉर्मल कोई भी किसान के द्वारा जो नया जमीन बनाया जा रहा है जंगलों को साफ करके, है ना, उसको बोला जा रहा है कोड़कर भूमि। ओके, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें कंफ्यूज नहीं करना है, जैसे कि जो जागीरदार थे ये बाहरी शोषक थे, जबकि भुइंर जो थे ये यहाँ के मूल आदिवासी थे। ओके, मंझियस जो है ये राजा की जमीन थी, भुइहर जमीन जो है ये आदिवासियों की जमीन थी। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये क्या है? अंग्रेजों का 1793 का अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ये आता है। और इसके बाद क्या होता है? नागवंशी महाराजाओं की सत्ता खत्म हो जाती है, वो सिर्फ अंग्रेजों के जमींदार बनकर रह जाते हैं। ठीक है, कब? परमानेंट सेटलमेंट 1793 के आने के बाद। ओके, तो एक जो है आप
ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, सीएनटी एक्ट 1908, इसके जरिए क्या किया गया? मुइहरी मंजियस कोड़कर जमीनों को अंततः कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी गई। ओके, प्रोसेस आप टैक्स का याद रखेंगे क्या है? पहले स्वेच्छा से टैक्स दिया जाता था, उसको भेंट या चंदा कहा जाए, ये डिफिनेशन है ना, ये जो है डिफिनेशन है सभी का। भेंट चंदा क्या था? स्वेच्छा से दी जाने वाली कर, जो प्रजा देती थी अपने मन से। मुगलों द्वारा जो राजा पर अनिवार्य वार्षिक एनुअल टैक्स सौंपा गया, वो मालगुजारी कहलाया। ठीक है। जागीरदार जो बाहर से आए, जब भूमिहर वसूल नहीं कर पा रहे थे तो बाहर से जागीरदारों को बुलाया गया। तो जागीरदार द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला जो कैश था, नगद था, उसको रकम बोला गया। और बिना पैसे के अपनी प्राइवेट जमीन मतलब मंजियस भूमि पर किसानों को अनिवार्य रूप से काम करवाना बैठ बेगारी कहलाया। तो ये डिफिनेशन है। ठीक है। तो इतना जो है आपको ध्यान देना, बस इतना ही पढ़ना है नागवंशी शासन व्यवस्था में। ओके, अब हम लोग 5 क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये रिवाइज हो जाएगा। ये बस रिवाइज करने के लिए, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अच्छे से। 25 से 30 क्वेश्चन जो है हर शासन व्यवस्था के लिए करेंगे, पहले कंसेप्चुअली कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। मुंडा व्यवस्था का मानकी नागवंशी शासन व्यवस्था में किस नाम से जाना गया? मुंडा व्यवस्था में जो मानकी था वो क्या था? ये जो है पट्टी का हेड था, है ना, पट्टी का हेड था। लेकिन नागवंशी शासन में इसको टैक्स वसूलने का काम सौंपा गया और ये कहलाया भूइहर। ठीक है। नागवंशी राजा दुर्जन साल को किस मुगल शासक ने 12 वर्षों तक ग्वालियर में कैद रखा? जहांगीर ने। राजा या जागीरदार की निजी जमीन क्या कहलाता था? ये मंजियस, जहां किसानों से बैठ बेगारी कराई जाती थी। ओके। नागवंशी राज्य में सामान्य रैयतों द्वारा जंगल काटकर बनाई गई नई जमीन को तोड़कर खुंटकट्टी क्या हो गया? जो मुंडाओं के द्वारा बनाई गई है, उरांव के द्वारा बनाई गई जमीन मुहिहरी जमीन। ठीक है। और नॉर्मल कोड़कर जमीन हो गया। नॉर्मल क्या हो गया? कोड़कर। ठीक है। और वैसे भुइंयारी के लिए 2 चीज याद रखेंगे, उरांव के द्वारा बनाई गई जमीन और मूल आदिवासी की अपनी पुश्तैनी जमीन भुइंयारी। तो थोड़ा सा पॉइंट जो है कंफ्यूज कर जाता है, बस ध्यान देना आप में आपको कि मुंडाओं का खूंटकट्टी, उरांव का भुइंयारी। ओके। नेक्स्ट, किस व्यवस्था के लागू होने से नागवंशी राजाओं की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई और वे जमींदार बन गए? 1793 का परमानेंट सेटलमेंट। ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग रिवीजन करते हैं एक पेज में। फटाफट जो है पॉइंट्स को देखते हैं ताकि सारे चीजों को जो हमने पढ़ रखा है वो रिवाइज हो जाए एक बार में। इसको आप एग्जाम के पहले भी देखेंगे तो बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा। नागवंशी राज्य की स्थापना होती है 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय के द्वारा। राजधानी सुत्या में बनाई जाती है। मुगल प्रभाव 1585 के आक्रमण के बाद होता है। दुर्जन साल 12 वर्ष कैद रहते हैं जहांगीर के द्वारा। अधिकारी कौन कौन है इसमें? नागवंशी में भूइहर है, यह स्थानीय कर वसूली है। जागीरदार जो बाहरी से आते हैं। भंडारी ये अनाज देखता है। जमीनें किस तरह की हैं? मंजियस निजी जमीन, भुइंयारी ये पुश्तैनी है। राजहंस राज्य की है, कोड़कर नहीं है। ओके। 1793 का स्थायी बंदोबस्त आता है। उसके बाद इसे ध्यान जो है दीजिएगा, ये क्या है? सबसे पहले स्वेच्छा से चंदा लिया जाता था, कोई शोषण नहीं। ओके। उसके बाद मुगल आक्रमण होता है, मालगुजारी का दबाव मतलब एनुअल टैक्स, फिर जागीरदारों का प्रवेश होता है। जमीनों का बंटवारा, मंजियस में बैठ बेगारी की शुरुआत होती है। अंग्रेजों का 1793 अस्थायी बंदोबस्त, राजा अब जो है जमींदार बन जाते हैं। बस इसी के साथ नागवंशी शासन व्यवस्था कंप्लीट होता है। ओके, उम्मीद है ये बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही कंसाइज करके बताया जा रहा है इस तरह से कि एग्जाम का कोई पॉइंट छूटे भी नहीं और एक्स्ट्रा आप जो है किसी फालतू डिटेल्स में ना जाए। ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। बाकी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बाद में, और सारे जब शासन व्यवस्था को पढ़ लेंगे तो एक कंपैरिजन भी करेंगे ताकि थोड़े बहुत जो कंफ्यूज अगर आप करते होंगे तो वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।